चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। आवाज आ रहा है? वीडियो ऑन कर लो अपना। लास्ट क्लास में वी हैड स्टार्टेड विद द प्रॉक्सी थिंग, ध्यान देना। शुरू कर रहा हूं। प्रॉक्सी के लिए क्या पढ़ा अपन ने? जो भी मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट है, वो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। फिर इसके बाद बोलता प्रॉक्सी को मीटिंग में नो राइट टू स्पीक है, बोल नहीं सकता है। अच्छा, कोरम में डिस्कशन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। मीटिंग में बोल नहीं सकता है, कोरम में डिस्कशन भी नहीं कर सकता है, शो ऑफ हैंड में भी वोट नहीं कर सकता है। कर किस में पाएगा वोट? वो पोल में। एक बंदा, स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है ना शायद, है ना? क्या मगज मारी है यार, ब्लिंक हो रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। समझा। स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, ये देखो, कल भी हो रहा था, देखा? कैसे ठीक होगा? अभी हो रहा है, कल भी हो रहा था। Recording stopped. कल ही हो रहा था। कल भी लेक्चर के एंड में हो रहा था। देखना पड़ेगा। क्या करो? उनको भी वैसे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना उनको, कल भी दिख रहा था लेक्चर के एंड में। देखो आवाज आ रहा है? ठीक है, चलो। तो क्या बोला है प्रॉक्सी के लिए? मैक्सिमम 50 कंपनी में प्रॉक्सी बन सकते हैं। मैक्सिमम 50 कंपनी नहीं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। एंड उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम प्रॉक्सी कितना टाइम पहले अपॉइंट करना पड़ेगा? तो प्रॉक्सी शुड बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। 40। ठीक है, हाँ 48 आवर्स पहले अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन अगर तुम मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो तो जो सबसे लेटेस्ट प्रॉक्सी है दैट इज वैलिड प्रॉक्सी। बट लेटेस्ट वाला अगर तुमने विद इन टाइम अपॉइंट नहीं किया है तो फिर जो अर्लीस्ट प्रॉक्सी होगा उससे पहले वाला वो वैलिड होगा। फिर बोलते हैं प्रॉक्सी को अपॉइंट किया तो तुम कैंसिल कर सकते हैं कभी भी, इट कैन बी कैंसल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर उसने ऑलरेडी वोट डाल दिया है ना तो फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा। फिर बोलता है प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉक्सी हैज टू बी मेंबर। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट डाल रहा हूं मैं प्रॉक्सी वाला, शांति से सुनो। 2 पॉइंट रेडी है? देखो क्या बोलता है, ध्यान से। फिर ये लोग बोलना है कि अगर तुमने आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन डाला है, आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन डाला है जिसमें तुम बोल रहे हो कि प्रॉक्सी
शुड बी अपॉइंटेड 55 आवर्स बिफोर, 60 आवर्स बिफोर, और मान लो कंपनी ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, मतलब मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया 48 आवर्स बिफोर, आर्टिकल में तुमने लिखा प्रॉक्सी शुड बी अपॉइंटेड 60 आवर्स बिफोर एंड मेंबर ने अपॉइंट किया 48 आवर्स बिफोर, तो ये जो अपॉइंटमेंट है वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि इट विल बी वैलिड। अच्छा, क्यों वैलिड होगा? लॉ मेकर बोलता है बॉस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल में तुमने क्या डाला है, लॉ क्या बोलता है 48 आवर्स पहले अपॉइंट होना चाहिए। तो अगर तुमने 48 आवर्स पहले अपॉइंट किया ना, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, Recording in progress. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आर्टिकल में क्या लिखा है, दैट अपॉइंटमेंट वुड बी द वैलिड अपॉइंटमेंट। क्या बोला? प्रॉक्सी should be appointed at least 48 hours, when EOA requires a contain provision that proxy should be appointed at least should be appointed higher time limit, higher time than 48 hours, then also any proxy appointed before 48 hours would be, क्या होगा बोलो? would be valid proxy। तो भी अगर तुमने कोई प्रॉक्सी कितने टाइम पहले अपॉइंट किया, 48 आवर्स पहले अपॉइंट किया ना, तो वो वैलिड प्रॉक्सी होगा। सबको क्लियर हो गया? अब मेरा आंसर देना सब लोग। आर्टिकल में लिखा है प्रॉक्सी शुड बी अपॉइंटेड 60 आवर्स बिफोर, और तुमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है 55 आवर्स बिफोर या 56 आवर्स बिफोर। मेरा सवाल है वैलिड प्रॉक्सी की 53 आवर्स बिफोर अपॉइंट किया, वैलिड प्रॉक्सी की इनवैलिड प्रॉक्सी? वैलिड। वैलिड की इनवैलिड? वैलिड की इनवैलिड? वैलिड प्रॉक्सी। वेरी गुड। क्या होगा? वैलिड प्रॉक्सी। अभी ध्यान देना। अब एक बात, क्या तुम प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकते हैं क्या? सुनो, अगर तुम प्रॉक्सी फॉर्म अप्लाई होता है ना MGT 11, तो तुम प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकते हैं क्या? सवाल समझ रहे? क्या तुम प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकते हैं क्या? ध्यान दो, क्या बोलता है ये लोग? आवाज आ रहा? तुम प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकता है क्या? मेरा सवाल है सारे बच्चों से। कर सकता है। अब सुनो, साला तेरा मीटिंग है, अनुषित नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या रे? ये वरुण था क्या? वो वरुण था बाजू में, दिखा तो जरा।
छपरी लड़का है यार, छपरी वरुण, छोटा छपरी वरुण छपरी। वरुण मिस कर रहा है क्या भाई मुझे? छी साला, हाफ चड्डी पहन के बैठा रहता है घर पे। वरुण मिस कर रहा है क्या भाई? चलो शुरू कर रहे हैं। सर वो बोल रहा है वो आपको हर रोज याद करता है, हर जगह याद करता है। जगह मत रहा भाई, वॉशरूम में मत याद करना मेरे को। मतलब टट्टी करते टाइम गलत मत सोच। चलो ध्यान देना। तो चलो वीडियो ऑन रखो, सब लोग पार्टिसिपेट करो। तो मेरा सवाल है, क्या प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकता है मेंबर? तो आंसर इज यस, प्रॉक्सी फॉर्म चेक कर सकता है। होता क्या है रियल लाइफ में, तेरा मीटिंग हो रहा है, अब तेरा मीटिंग हो रहा है ना, तेरा मीटिंग हो रहा है, तो तेरा मीटिंग हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या आता है रियल लाइफ में, मीटिंग के टाइम पे साला अगर कोई अजीबो गरीब इंसान है आ गया मीटिंग में, तो तुम कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो अनुश्री तो नहीं चाहेगी ना कि मीटिंग में कोई ऐसा है जिसके साथ, मतलब जिसका शक्ल देख के ही दिमाग खराब हो। तो शी वुड लाइक टू नो कि कौन से लोग प्रॉक्सी भेज रहे हैं और कौन कौन बंदा प्रॉक्सी आ रहा है। तो शी कैन चेक द प्रॉक्सी फॉर्म, अपना नहीं दूसरे का, अपना तो उसको पता ही होगा। अच्छा ये प्रॉक्सी फॉर्म, ये कौन है? जियोमी। कौन है जियोमी? वो इज जियोमी क्या? कभी आईफोन कभी जियोमी। तो ध्यान देना, तो दूसरे का प्रॉक्सी फॉर्म तुम चेक कर सकता है, बट वो चेक करने के लिए तुमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कंपनी को एटलीस्ट 3 days बिफोर। चेक 24 आवर्स पहले करेगा, क्योंकि वो तो आएगा ही बाद में ना यार। एप्लीकेशन कितना दिन पहले करना पड़ेगा? 3 days बिफोर। तो मेंबर में इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म by making application at least 3 days before meeting, and it can be inspected at least 24 hours before the meeting। इसका फोटो ले लो ना, ये भी लिखना होगा तुमको नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा करो। अब ठीक है, एक मिनट कॉल आ। ध्यान देना, देखिए तो अब क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं मैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्वेश्चन 3 ट्राई करो। अरे यार
आंसर दो दोनों, वैलिड ना? करेक्ट। क्या बोलता है? A shareholder of a company appointed B as a proxy. अरे यार, to attend the general meeting of the shareholder. Later on, A himself attended the meeting and voted on the resolution. Decide whether A can do so. कर सकता है? हाँ। बोलो, कर सकता है क्या ये? Yes. तो कहने से जैसे ही ए मीटिंग अटेंड करेगा, ऑटोमेटिकली बी का जो अपॉइंटमेंट है रिवोक हो जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ बी एज प्रॉक्सी इज रिवोक्ड when A, the member, himself attend the general meeting, vote of A, the member is valid. Since when A, the member himself attend the general meeting, the proxy is revoked and so A, the member is entitled to vote. क्लियर है? सबको क्लियर है? क्वेश्चन 4 का आंसर दो ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 ट्राई करो। अरे यार, चलो स्टार्ट कर रहा हूं। A general meeting was scheduled to be held on 15th April 2016 at 4 p.m. As per the notice, the members who are unable to attend the meeting in person can appoint a proxy, and a proxy form duly filled should be sent to the company so as to reach at least 48 hours before the meeting. क्या बोलता है तेरा? मीटिंग कितने तारीख को है? तेरा मीटिंग है 15th अप्रैल को। अच्छा, कितने टाइम पहले तेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है? एटलीस्ट 48 आवर्स पहले। मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, मतलब 2 days बिफोर ना यार। कब तक अपॉइंट कर लेना है? 13th अप्रैल तक।
13 अप्रैल तक अपॉइंट कर लेना है। अच्छा, अभी अब अपन ये देखते हैं कि कौन से प्रॉक्सी को कब अपॉइंट किया है। मिस्टर एक्स, अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अपॉइंट मिस्टर वाई एज हिज प्रॉक्सी फॉर dated 10th April, was deposited on by Mr. Y at company's registered office on 14th April, 11th April. Sorry, कौन सा डेट है? 11th April. तो can I say Mr. X ने Mr. Y वाला डिपॉजिट किया 11th April को. However, Mr. X changes his mind on 12th April and gives another proxy to Mr. Z and it was deposited on the same day with the company. Mr. Z का कभी डिपॉजिट करा है? कभी डिपॉजिट करा है मिस्टर Z का? 12th अप्रैल को। अब दोनों में कौन सा वैलिड प्रॉक्सी होता है? मैंने बोला लेटेस्ट प्रॉक्सी वैलिड होता है ना यार, तो ये लेटेस्ट प्रॉक्सी है, तो ये क्या होगा? वैलिड होगा, तो मिस्टर Z वैलिड होगा। ये आंसर श्रेयस का और अनुश्री का दोनों का राइट है। अब दूसरा, सिमिलरली अनदर मेंबर मिस्टर डब्ल्यू ऑल्सो गिव 2 सेपरेट प्रॉक्सी टू 2 इंडिविजुअल मिस्टर एम एंड एन। मिस्टर एम द प्रॉक्सी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। मिस्टर डब्ल्यू ने मिस्टर एम को अपॉइंट किया और डिपॉजिट कभी किया है? 12th अप्रैल। अच्छा, एंड द प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ मिस्टर एन वाज डिपॉजिटेड ऑन 11th अप्रैल। मिस्टर एन का डिपॉजिट हुआ है 14th अप्रैल को। अब मेरा सवाल है, अगर तुम लेटेस्ट प्रॉक्सी देखने जाओगे तो ये है, बट ये नॉट वैलिड प्रॉक्सी है, तो द ओनली प्रॉक्सी वैलिड इज एम। तो अनुश्री ने आंसर अपना चेंज किया था, बाद में एम बोला, ठीक है, और शेष दोनों का राइट है, तो ये वैलिड प्रॉक्सी है। All the proxies were present during the meeting before provisions of the act. Who would be the person allowed to represent X and M? तो क्या लिखोगे? एज पर प्रोविजंस। तो ठीक है, इसका फोटो लेना है किसी को? नहीं ना? लेना है तो ले लो। अभी वो प्रीमियम वर्जन ही है तो लॉग आउट हो जाएगा, मैं फिर से लॉग इन कर लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 ट्राई करो। चलो ध्यान देना। एनुअल जनरल मीटिंग, लुड़की यौन कर रही है। ध्यान देना, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ MGR लिमिटेड इज कन्वेन्ड ऑन 28 December 2018. मिस्टर जे, हु इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, अप्रोचेस द कंपनी ऑन 28 December. ये कैसे? एटलीस्ट 3 days पहले एप्लीकेशन करना चाहिए था, करेक्ट ना? साला मीटिंग हो रहा है 28 December को और तुमने 28 December को ही एप्लीकेशन किया, तो ये क्या है?
इनवैलिड है। क्लियर हो गया। एंड डिमांड इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी लॉस्ट विद द कंपनी, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन एज स्टेटेड बिलो। मिस्टर जे इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सीज since a member who intends to inspect the proxy has to give the notice to the company of his intention to do so at least 3 days before the commencement of general meeting. क्लियर है, पक्का, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन 11 ट्राई करो, आंसर दो। एक लात मारना वरुण को यार, मजा आएगा तेरे को अनुश्री। वेरी गुड। इनवैलिड नहीं, वैलिड है ना। हाँ, कंपनी स्टैंड इज इनवैलिड। अ कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 hours before the meeting fixed for the starting of the meeting. The company refused to accept the proxy form on the ground that article of the company provide that a proxy form must be filled 60 hours before the start of the meeting. Define proxy and decide under the provisions of Companies Act whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case. So yes, company can compel. Can I say proxy shall be appointed at least 48 hours before the date of meeting, and any provision in article which requires high time limit shall not be valid, and any proxy appointed at least 48 hours shall be the valid proxy. In the given situation, even though the article require proxy to be appointed at least 60 hours before the meeting, any proxy appointed by the members 54 hours shall also be the valid proxy, and hence the proxy is a valid proxy and the claim of the company is not valid. अगला, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। पहले तो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का मतलब समझो, बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। अभी है ना, देखो, पहले तो 2 टाइप का मीटिंग होता है। दो टाइप का मीटिंग होता है। जो डायरेक्टर्स का मीटिंग है ना, उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और जो मेंबर्स का मीटिंग है ना, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं पता है? हु विल बी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, समझ रहे हैं? अब इसके ऊपर है ना सेक्शन 104 तो है ही, साथ में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 2 भी है। अब सुनना मेरी बात, ये जो पॉइंट है ना, सिर्फ इतना ही 104 में है, समझ रहे? बाकी सब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में। तो मोस्ट ऑफ जो तुम देखिएगा टीचर्स ना, वो सिर्फ लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ाते हैं। बट मैंने क्या बोला, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी होता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना। तो इसका मतलब कहने से जो चेयरमैन, तो अपने को तो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब ये लोग क्या बोलता है,
who is chairman of general meeting. Who is, बोलो, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स का. जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? तो हु इज सीएम ऑफ जीएम. तो ये लोग बोलते हैं जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है ना, वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा. मतलब सीएम ऑफ बीएम शैल बी सीएम ऑफ जीएम. बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वही जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग का चेयरमैन होगा. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है उसका चेयरमैन मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी ही चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग भी होगा. समझ रहा है? मेंबर्स की मीटिंग का. लेकिन अगर मुकेश अंबानी 15 मिनट में नहीं पहुंचा मीटिंग में, ठीक है ना, मतलब अगर मीटिंग 10 बजे का था, 10:15 तक नहीं पहुंचा वो, है ना, 10 बजे का मीटिंग था एंड वो कब तक नहीं पहुंचा? 10:15 तक नहीं पहुंचा. ट्रैफिक में फंस गया, उसका हेलीकॉप्टर अटक गया ट्रैफिक में. और तो कैसे ही फंसेगा वो, ट्रेन कार से भी नहीं आता, हेलीकॉप्टर से था, फुट 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 फुट. तो 15 मिनट में नहीं पहुंचा अगर वो, फिर क्या होगा? तो बोलता है डायरेक्टर्स जो होंगे ना कंपनी के, वो आपस में डिसाइड करेंगे हु विल बिकम चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग, सॉरी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग. तो मान लो 3 डायरेक्टर है ए बी सी, तो तीनों में से डिसाइड करेंगे कौन बनेगा. मान लो ये भी नहीं हो पा रहा है, तीनों में से कोई भी नहीं आया 15 मिनट में, या आया बट उसका चेयरमैन बनने का मन नहीं है. दोनों जगह पे यही है. मुकेश अंबानी पहुंच गया था 10:15 तक, बट उसका चेयरमैन बनने का मन नहीं है, या तो आया ही नहीं, या तो आया बट चेयरमैन बनने का मन नहीं है. तो फिर देखो डायरेक्टर्स आपस में डिसाइड करेंगे. बट अगर 15 मिनट में डायरेक्टर्स नहीं आए, या आए तो है लेकिन बनने का मन नहीं है किसी का भी, तो फिर आर्टिकल के हिसाब से अपॉइंट होगा. किसके हिसाब से अपॉइंट होगा? आर्टिकल. मेरी तरफ से वरुण को एक झापड़ मारना जरा प्लीज. पढ़ाई कर नहीं रहा है, बैठे बैठे टाइम पास कर रहा है तब से. एक झापड़ मार उसको, मार दे एक झापड़ उसको, सोच मत, मार दे एक झापड़, कुछ नहीं होता है. एकदम देख कैसा रहा, देख, मार एक झापड़ मार उसको. चल चलो ध्यान दो, गंदा है एकदम लड़का. हाँ ठीक है चल, तो ध्यान देना. तो फिर किसके हिसाब से अपॉइंट होगा? आर्टिकल. बट अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल में कुछ भी दिया नहीं है, फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे आपस में. और मेंबर्स कैसे डिसाइड करेंगे? शो ऑफ हैंड से. बट एक बात बताऊं, शो ऑफ हैंड से तो गरीब आदमी बन जाएगा ना चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, और अमीर लोग को कभी ये बर्दाश्त नहीं होता है. तो अगर शो ऑफ हैंड से करेंगे, उसके बाद भी कंपनी चाहे तो वोट बाय पोल के थ्रू डिमांड कर सकता है चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग अमंग मेंबर्स. और वो डिमांड कितने करेंगे? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मेंबर्स डिमांड करने चाहिए. जैसे अनुश्री और श्रेयस के पास क्यूमुलेटिवली 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, तो डिमांड कर सकते हैं. मतलब इसके पास 5% है, इसके पास 5% है, तो भी डिमांड कर सकते हैं. कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर वाले डिमांड करेंगे. क्लियर है? अब देखो पढ़ा रहा हूं, क्या बोला मैंने? हु विल बी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग? हु विल बी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग? तो लोग बोलते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग shall be chairman of general meeting. But if chairman of board meeting is not present within 15 minutes, chairman of board meeting is not present within 15 minutes,
फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग। तो अगर 10 बजे का मीटिंग था, 10:15 तक नहीं पहुंचा, और इज प्रेजेंट बट डज नॉट विश टू टेक द चेयर, पहुंच तो गया वो उतने टाइम में, लेकिन उसका चेयरमैन बनने का मन नहीं है, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स। तो कौन बनेगा? डायरेक्टर्स। देन द डायरेक्टर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्फ टू बी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। ये बट अगर कोई डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है 15 मिनट में, फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, या तो प्रेजेंट है बट उसको चेयरमैन नहीं बनना है, तो उस केस में अनलेस दी आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, तो आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो वो फॉलो कर, बट अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा नहीं है तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्फ बाय शो ऑफ हैंड टू बी चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। बट इफ poll is demanded by members holding at least 1/10 of paid up share capital, या कंपनी में शेयर कैपिटल है तो नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, या फेस वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, विच ओवर इज लोअर ना, मतलब या तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए तेरे पास, या तो फेस वैल्यू ऑफ 5 लाख का तेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों में से कुछ भी हो, विच ओवर इज लोअर। तो फिर अगर उन लोगों ने डिमांड किया पोल, देन चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग विल बी अपॉइंटेड बाय पोल। एक बार रीड कर लो, देखो पूरा समझा के। 6th वाला पॉइंट रिपीट करो ना एक और बार। सी अगर आर्टिकल साइलेंट है तो चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंट करेंगे आपस में बाय शो ऑफ हैंड। अब शो ऑफ हैंड में 1 मेंबर 1 वोट होता है, हो सकता है उसमें ऐसा कोई चेयरमैन बन गया है जो अमीर लोगों को बर्दाश्त नहीं है, तो अगर मेंबर्स पोल डिमांड कर रहे हैं ना तो फिर पोल के थ्रू होगा। पोल में 1 शेयर 1 वोट होता है, लेकिन पोल डिमांड करने वाले कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो चाहे एक मेंबर हो या मिल बांट के बहुत सारे मेंबर्स के पास हो, बट उनके पास कितना वोट होना चाहिए? तो कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, और 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लोअर। मतलब 3 मेंबर है जिनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, लेकिन 5 लाख ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, और उन्होंने पोल डिमांड किया तो भी पोल डिमांड किया जा सकता है। तो पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज 1/10 और 5 लाख फेस वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इतने लोग पोल डिमांड कर सकते हैं, और इतने लोगों ने पोल डिमांड किया, देन चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग विल बी अपॉइंटेड बाय पोल। भाई हो गया क्या? चलो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। अनुष्य तो पीटी है कि नहीं बीजेपी वरुण को घर पे? क्या मतलब है? बहन है तो 2-4 लाफा नहीं मारी तो बड़ी बहन का मतलब क्या है? बड़ी बहन का मतलब है 2-4 लाफे लगाने चाहिए। चलो नेक्स्ट, एनुअल जनरल मीटिंग। सुनो, अभी 2 होता है, एक होता है मीटिंग। अब ये जो मीटिंग होता है ना मेंबर्स का, इसको क्या बुलाते हैं? जनरल मीटिंग। क्या बुलाते हैं इसको? जनरल मीटिंग। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मेंबर्स का मीटिंग होता है ना, किसका मीटिंग होता है बोलो? मेंबर्स का जो मीटिंग होता है ना, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जनरल मीटिंग। अब 2 टाइप के जनरल मीटिंग होते हैं। साल में एक बार सबको एजीएम करना पड़ता है, साल में एक बार सबको जनरल मीटिंग करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एजीएम। हर कंपनी को करना पड़ता है, बट इसके अलावा भी तो हो सकता है कि तुमको
इसके अलावा भी तो तुमको मीटिंग की जरूरत पड़ जाए, समझ रहे हैं? तो इसके अलावा जब तुम एनी अदर जनरल मीटिंग करते हो ना, एनी अदर जनरल मीटिंग करते हो ना, उसको बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? ईजीएम। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब मेरी बात को सुनो, तो साल में कितना ईजीएम करना है पहले हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। रेडी? ध्यान देना। एवरी कंपनी, एवरी मतलब प्राइवेट कंपनी, as well as public company, every company other than 1% company, 1% कंपनी को छोड़ के चाहे कोई भी कंपनी हो, shall conduct AGM each year, हर साल उनको एक AGM करना ही पड़ेगा। अच्छा मेरा सवाल है, 1% कंपनी को AGM क्यों नहीं करना है? सोच के बताओ, सोच के बताओ 1% कंपनी को एजीएम क्यों नहीं करना है? बच्चे बच्चे देखो कितना दिमाग चल रहा है तुम्हारा। देखो 1% कंपनी में बेटा एक ही मेंबर होता है, सारा घंटा अकेले मीटिंग करेगा वो? क्या मीट करेगा अकेले? नहीं समझा? खुद से बात करेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि एक ही मेंबर होता है तो उनको मीटिंग करने का जरूरत नहीं है। अच्छा अब मीटिंग कि बाकी सब कंपनी को करना है और हर साल एक मीटिंग तो होना ही चाहिए। अब सुनो, देखो तो क्या बोलता है लोग, कितने टाइम में एजीएम हो जाना चाहिए? टाइम लिमिट ऑफ एजीएम। क्या बोला? कितने टाइम में एजीएम हो जाना चाहिए? तो एजीएम शुड बी डन विद इन 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम या 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। सर एग्जाम्पल दो ना, देता हूं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका सेकेंड एजीएम हुआ है 1 जून 26 को, 1 जून 26 को, तो उसका थर्ड एजीएम कब तक होना चाहिए? थर्ड एजीएम कब तक होना चाहिए? तो देखो सबसे पहले कंडीशन 1 है, तो पहला कंडीशन क्या बोलते हैं? 1 जून 26 से 15 मंथ। ये तो मुझे बताओ, जून से मई 12 महीना हो गया, जून जुलाई अगस्त, तो 15 महीना क्या होगा? यहां से 15 मंथ्स, यहां से होगा 31 अगस्त 27। और दूसरा 1 जून 26 का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, March 31, 27। यहां से 6 मंथ्स क्या होगा? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 27। और दोनों में हम लोग क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर ना, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या होगा?
31st August 27. This is the due date of third AGM. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया क्या? पक्का? यस सर। गुड। अब देखो, हावेवर टाइम लिमिट ऑफ फर्स्ट एजीएम शैल बी 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट क्या दिया है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May 26। उसका फर्स्ट एजीएम कब तक हो जाना चाहिए? ये तो ये लोग बोलते हैं जो ईयर में बना है ना, उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड से उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड से क्या एंड होगा? 31st March 27। वहां से 9 months, वहां से 9 months क्या आएगा? तो इट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31st December 27। ये जो है दिस इज ड्यू डेट ऑफ December, ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। तुमने नोटिस किया ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 26-27, इस फाइनेंशियल ईयर में तो कोई एजीएम ही नहीं हो रहा है। ये लोग तो बोलता है कि हर साल एक एजीएम होना चाहिए, और जिस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ उसी ईयर में एजीएम नहीं हो रहा है। तो अब सुनो, उस ईयर में एजीएम चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों पता है क्या? एजीएम हम लोग अड्डा करते हैं, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट। कंपनी बोला ला एनुअल अकाउंट है, बोलता नहीं हमारे पास। डिविडेंड डिक्लेरेशन, बोल कितना डिविडेंड देना है, बोलता वो भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। डायरेक्टर्स को आ रहे तो कह रहे तो उसमें तो तुम मीटिंग करके करेगा ही क्या? कुछ डिस्कशन ही नहीं होने वाला है। इसीलिए नो एजीएम इन द क्या? नो एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई एजीएम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना। रेडी? मीटिंग 10 मिनट में बंद होगा, फिर से चालू करूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो जिस ईयर में कंपनी बना उस ईयर में एजीएम करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हर साल करना पड़ता है। तो प्रोवाइडेड दैट नो एजीएम इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड बाय कंपनी in the year of incorporation if it conducts its first AGM within 9 months from the end of financial year। ये एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या एजीएम का? एजीएम अगर तुम टाइम पे नहीं कर पा रहे तो आरओसी से परमिशन लेके तुम उसका एक्सटेंशन करवा सकता है क्या? बताइए सोच के। तो बोलता फर्स्ट एजीएम का तो तुम एक्सटेंशन कर ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। सब्सिक्वेंट एजीएम का कर सकता है, but only when the reasons are beyond the human control
एनुअल अकाउंट रेडी नहीं है, एनुअल अकाउंट रेडी नहीं है। मुझे बताओ, इज इज द रीजन बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल? उसकी खुद की खुजली है ना, नहीं समझा? उसने क्यों नहीं किया रेडी? ये कर सकता था ना, उसने नहीं किया। मुझे बताओ, उसको इस पे कोई भी मिलना चाहिए क्या रिलीफ? सोच के बताओ, उसकी अपनी मस्ती है ना यार। और इसीलिए दिस इज नॉट द रीजन बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। बट अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो ये रीजन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। वोट में बैठ के थोड़ी करेंगे एजीएम, पता चला 2-4 मेंबर ही कम हो जाएंगे। आए थे तो कोरम थे, अब कोरम नहीं है, कहां गए? डूब गए। तो साला ये रीजन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, तो इसमें एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम, फर्स्ट एजीएम तो कुछ भी हो जाए एक्सटेंशन नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट एजीएम अगर ड्यू डेट पे नहीं होता, गवर्नमेंट बोलता भाई तेरे को ऑलरेडी हमने 9 महीना दे के रखा है, बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तेरे को और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो अगर तुमने वो ड्यू डेट पे नहीं किया किसी भी रीजन से, चाहे ह्यूमन कंट्रोल हो या नहीं हो, तेरे को पनिशमेंट लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर आपका वो जो एग्जाम्पल है उसका स्क्रीनशॉट लेना है हमको। सब हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ एग्जाम्पल, अब इसमें और भी आएगा। इसके लिए मैं सामने से बोलूंगा। ठीक है, लास्ट में पर स्क्रीन। लास्ट नहीं, अभी ले लेंगे, बस ये एग्जाम्पल ऐड ऑन करें तो ये कॉन्सेप्ट। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम में पॉसिबल है, फर्स्ट एजीएम एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल। अब कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेशल रीजन, कंपनी ऑन द ground on the ground of special reason, that is reason beyond human control, may apply to ROC। तुम ROC को अप्लाई कर सकते हैं। रीजन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल मतलब फ्लड आ गया। अच्छा, अब आरओसी को जो अप्लाई करेगा ना, इसमें फॉर्म नंबर नहीं दिया है, लेकिन जहां जहां पे फॉर्म नंबर छूट जाता ना, सरकार ने एक जनरल फॉर्म नंबर देके रखा है। क्या देके रखा है सरकार ने? एक जनरल फॉर्म नंबर, जिसको बोलते हैं GNL1। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? GNL1। अरे ज्यादा बुद्धि में है ना, बोल। यस तो देखो इधर, अभी कंपनी ऑन द, तो GNL1 में अप्लाई करेगा आरओसी को, और आरएससी एक्सटेंशन दे सकता है अदर देन फर्स्ट एजीएम का। फर्स्ट एजीएम में तो किसी भी ग्राउंड पे नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन दे सकता है? 3 मंथ्स का। तो देखो ना इधर, इसी एग्जांपल को अब एक्सटेंड करो। अब कहने से ये अगस्त में था इसका ड्यू डेट। एनुअल अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब ये ह्यूमन कंट्रोल हो गया ना यार। इसमें नो एक्सटेंशन, ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। ठीक है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगस्त से ना जून, अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैक्सिमम 30 नवंबर 27 तक हो जाना चाहिए। अच्छा, यह तो फर्स्ट एजीएम में तो नो एक्सटेंशन ऑन एनी ग्राउंड, कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। फोटो ले लो इसका।
हो गया क्या? यस सर। इसका ले लो। डन सर। चलो ध्यान रखना। चलो ध्यान देना। अब किस दिन हो सकता है एजीएम? एजीएम किस दिन हो सकता है? तो दिस इज दैट एजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। ये मुझे तो दिवाली में हो सकता है एजीएम, होली, बोलो यस और नो। हो Yes, सकता है। एक्चुअली नेशनल डे सिर्फ 3 है, 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये 3 दिन को छोड़ के बाकी सब, मतलब ये सिर्फ यही 3 नेशनल डे, इस 3 दिन नहीं हो सकता है, बाकी किसी भी दिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संडे, पब्लिक हॉलीडे सब दिन हो सकता है, ठीक है। दिवाली, होली कभी भी हो सकता है। अच्छा, कब हो सकता है एजीएम? तो सिर्फ बिजनेस आवर्स में हो सकता है। ये बिजनेस आवर्स भी बताया हुआ है लॉ में, 9 AM to 6 PM। समझ रहे हैं? तो 9 AM to 6 PM, 9 बजे से लेके 6 बजे तक हो सकता है। दैट्स इट, 9 AM to 6 PM। अच्छा सर, अगर उसका बिजनेस रात का होगा तो, मतलब रात वाला काम होगा तो? अरे हंसने की क्या बात है, बिजनेस आउटसोर्सिंग तो रात का ही काम होता है ना, बीपीओ। लेकिन उनका भी शेयर होल्डर तो दिन में ही जागता है ना भाई, तो सबका 9 AM to 6 PM। अच्छा, अब कहां होगा एजीएम? तो एजीएम शैल बी कंडक्टेड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ये बट इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है रियल लाइफ? मुझे बताओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कितने मेंबर्स हैं बताइए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 50 लाख मेंबर है। साला एजीएम में 1% मेंबर भी आता है। 50,000 मेंबर बैठेंगे किधर? 27 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो बोलता है या तो तू रजिस्टर्ड ऑफिस में कर, और तू कर कहां पे? विद इन सेम सिटी, टाउन, विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो तू या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख ले, या तेरे को अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं करना है ना एजीएम, तो तू रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है, क्या बोला? रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है, उस सिटी में तो कहीं भी कर, वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो स्टार्ट करो। तो या तो तू रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर, लेकिन अगर तेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस पे जगह नहीं है ना, तो तुम सेम सिटी, टाउन, विलेज में कहीं भी कर सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ वानखेड़े में होता है रिलायंस का, उसका मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस तो वानखेड़े में होता है, सेम सिटी, टाउन, विलेज। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है ना, अनलिस्टेड कंपनी, उनको बोलता तुम एजीएम इंडिया में भी कहीं भी कर सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया। बट कब? जब उसने रिटर्न कंसेंट ले लिया राइटिंग में या ईमेल पे। किसका? ऑल मेंबर्स का, मतलब 100% मेंबर्स का। क्लियर है ये? सबको क्लियर है? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में पंचायती किसकी चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंपनी ना एजीएम कहीं भी कर सकता है। जहां पे भी कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे भी कौन डिसाइड करेगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 कंपनी,
एजीएम कहाँ पे कर सकते हैं? सेक्शन 8 कंपनी, इस सेक्शन 8 कंपनी को तो पब्लिक हॉलीडे कोई नेशनल हॉलीडे में ज्यादा देशभक्ति आता है, 15 अगस्त को ज्यादा देशभक्ति आता है, वो लोग तो चैरिटी करते हैं ना यार, तो वो लोग तो उसी दिन ज्यादा काम करते हैं, तो वो लोग तो कभी भी कर सकते हैं एजीएम, एनी डे एनी टाइम एनी प्लेस एज बीओडी मेंबर में इंस्ट्रक्ट। एक बार रीड कर लो ये, रीड किया। अब सुनो, अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं तुम लोग के साथ। देखो इधर अपन ने कल पढ़ा था मीटिंग कब वैलिड होगा, when the meeting will be valid when it is properly convened, constituted and conducted, यही पढ़ा था ना। वरुण डिस्टर्ब कर रहा है क्या तेरे को? अनुश्री मार झापड़ उसको। वो बोल रहा है कि आप 3 दिन से खिचड़ी खा रहे हो तो वो बोला लूज मोशन चल रहा है। पागल है वो। देखो तो क्या बोलते हैं कि मीटिंग है ना, अगर प्रॉपरली कन्वेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड है तो मीटिंग वैलिड हो जाएगा ना यार। अगर मीटिंग क्या है, प्रॉपरली कन्वेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड, कंडक्टेड, तो मीटिंग वैलिड हो जाएगा। ध्यान देना। अब लेकिन तो अगर मीटिंग प्रॉपरली कन्वेंड होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, कंडक्ट होता है, तो मीटिंग विल बी वैलिड मीटिंग। मीटिंग क्या हो जाएगा? वैलिड। तो बोलता है बाबू साला, अब मान ले तेरा मीटिंग था, मान ले तेरा मीटिंग था, किस दिन था मीटिंग? तो तेरा मीटिंग था 10 सितंबर को। कभी था मीटिंग? सॉरी, ड्यू डेट था तेरा 30 सितंबर को। अब तुमने मीटिंग किया 5 अक्टूबर को, साला किसी के बाप का कुछ जाएगा ही नहीं फिर। क्यों? क्योंकि मीटिंग तो फिर भी वैलिड है, क्योंकि वो मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वेंट, कन्वेंट मतलब नोटिस भेजना हो, तो तूने भेजा ही है। प्रॉपरली कंडक्टेड, मीटिंग हुआ भी तो है, कॉन्स्टिट्यूटेड, कोरम भी है, तो उसको सजा किधर मिला? तो इसीलिए बोला कि तुमने डिले किया ना मीटिंग, तो 1 लाख प्लस तो 1 लाख प्लस 5,000 पर डे, इतना लगेगा। अब मान ले 5 दिन का, 5 डेज का डिले हुआ है। क्या हुआ तेरा? 5 डेज का डिले हुआ है, तो 1 लाख प्लस 5,000 इंटू 5 डे कितना हो जाएगा? 1,25,000। इतना पेनल्टी लगेगा। कितना लगेगा बोलो? 1,25,000। लेकिन एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी को घंटा फर्क पड़ने वाला है इससे। ये जो पनिशमेंट डाला है इन्होंने, फेलियर टू कंडक्ट एजीएम, 1 लाख प्लस 5,000 पर डे, इससे रिलायंस को क्या ही तो फर्क पड़ेगा? 2, 5, 10 लाख रुपए तो ऐसे करके फेंक के मुंह पे फेंक के करेगा। तो इसके लिए एक और पनिशमेंट है, बोलता अगर तुमने एजीएम नहीं किया तो एक सिंगल मेंबर भी एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को, और एनसीएलटी कैन ऑर्डर टू कंडक्ट द मीटिंग। और उस मीटिंग में अगर एक सिंगल मेंबर भी आता है, एक सिंगल मेंबर भी आता है, चाहे वो उसके पास एक ही शेयर क्यों ना हो, चाहे वो अपने प्रॉक्सी को ही क्यों ना भेजे, वो वैलिड मीटिंग होगा।
अब रिस्क क्या है पता है, एक बंदा जिसके पास 2,500 का शेयर है, उसने नोटिस किया एनसीएलटी को, एनसीएलटी बोला मीटिंग कर, और वो अकेला आया मीटिंग में, फिर भी वो वैलिड मीटिंग होगा, मतलब उसके सारे रिजोल्यूशन भी वैलिड हो जाएंगे। बोलेगा एमडी के पोस्ट से मुकेश अंबानी को हटाओ, आज से मैं एमडी, ये कंपनी आज से मेरा, 100 रुपए में कंपनी खरीदा, सारे रिजोल्यूशन पास कर देगा, तो साला उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो ये ऐसा प्रोविजन है ना जिसके बाद अगर एक बार ऑर्डर किया ना कंपनी ने मीटिंग करना है, तो सारे मेंबर्स दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि उनको पता है अब अगर नहीं जाएंगे हम लोग तो हमारे अगेंस्ट सारा रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, as per section 99, company and every officer in default shall be liable for paying penalty 1 lakh plus 5,000 per day till the default continues. Now, as per section 97, if company fails to conduct AGM as per section 96, any member may apply to NCLT, who shall either call or direct the company to call AGM, and may also give directions that even a single member, whether present in person or by proxy, can constitute a valid AGM. क्लियर हो गया? ये देख लो एक बार ये। चलो वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। The first AGM of company shall be held within period of 6 months from the end of financial year. ये फॉल्स है ना, कितने मंथ्स में होना चाहिए? 9 मंथ्स। समझ गए? The registrar may for any special reason extend the time within which the first AGM shall be held. क्लियर है ये? तो फर्स्ट एजीएम का एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? नो, अपना फॉल्स। कैसे फर्स्ट एजीएम में नो एक्सटेंशन अलाउड। ब्लिंक हो रहा है ना रे बहुत ज्यादा? यस सर। फर्स्ट एजीएम में नो एक्सटेंशन अलाउड। मैं ये क्वेश्चन के बाद ठीक कर रहा था। सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ट्रू। देयर शैल बी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 15 मंथ बिटवीन 2 एजीएम। ये भी ट्रू। चलो मैं जरा ये देखता हूँ नेक्स्ट क्या कैसे ठीक करना है।